तो कैसे बच्चा पार्टी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंडिया छुट्टी। माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर। जैसा कि आपको मालूम है कि कल रात को 8 बजे करीब करीब एनटीए ने सीयूटी यूजी 2025 के लिए आंसर कीज और रिस्पॉन्सिव दोनों की दोनों क्या कर दी थी, लाइव कर दी थी। अगर आपने अभी तक चेक इट आउट नहीं करा है तो उसको कैसे चेक करते हैं, ठीक है, उसके लिए वीडियो बना रखी है डेडिकेटेड। मेरे को मालूम है कि अब तक आपने चेक कर लिया हो तो उसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। अगर नहीं करा है तो जाकर उसको देख सकते हैं। दूसरा, बच्चा चेकिंग करने में गलती कर रहा है कि जो भी आपकी रिस्पॉन्स सीट है उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 उसमें ठीक है, लेकिन जो भी आपकी एक्चुअल में एनटी की आंसर की है, जो भी आपके पोर्टल पे दिखा रहा है, बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 1 रिस्पॉन्स शीट में देखता है एंड क्वेश्चन नंबर 1 ही क्या करता है, आंसर शीट में देखता है और चेक करता है कि क्या मेरा वो आंसर ठीक है कि नहीं। ऐसे नहीं चेक करना। जो कि आपकी आंसर शीट है उसका कोई पैटर्न नहीं है, वो रैंडम दी गई है, ठीक है। तो उसमें आपको अपना क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। या तो आप क्या करिए कि आपकी जो भी क्वेश्चन की आईडी है उस क्वेश्चन की आईडी को ढूंढिए, लास्ट के 3-4 डिजिट देखिए जाके कि किसमें मैच कर रहा है, या फिर अगर लैपटॉप में आप सर्च करें तो वहां पे सर्च करने का ऑप्शन होता है, वहां पे जाके अपना क्वेश्चन का आईडी डाले, तुरंत आ जाए कि हाँ ये वो क्वेश्चन है। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, अपने मार्क्स कैलकुलेट करना। तो आई होप आप जाके आप सही से चेक कर लेंगे। अब जिन लोगों ने सही से मार्क्स चेक करा है, ज्यादातर बच्चे का यही हाल है कि भैया हमने जो एक्सपेक्टेड स्कोर करा था उससे मार्क्स बहुत कम और बहुत ज्यादा ही कम हो गए। हम एक्सपेक्टेड मार्क्स के हिसाब से ये सोच के चले थे कि भैया हमको बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, बहुत अच्छा कोर्स मिलेगा, ड्यू का टॉप कॉलेज नॉर्थ कैंपस मिलेगा, बीएचयू मिलेगा, बीएचयू में मेरे को एमएमबी एफएमसी जैसे कॉलेज मिलेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई है कि भैया मार्क्स बहुत कम आ गए। अब डर लग रहा है कि भैया बहुत लोग कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा। तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन है क्या, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, मैं आपको डिटेल में बताऊं। और जब पिछले हम 3-4 सालों से ये आपका जो सीयूटी का काम करा रहे हैं तो इतना बहुत एक्सपीरियंस हो गया कि अभी उसके बिहार पे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ कि किस किस सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ेगा, किस किस सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन का फर्क नहीं पड़ेगा, किस किस सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन की वजह से मार्क्स घटेंगे एंड किस किस सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन की वजह से मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3-4 साल जो पेपर को एनालाइज करा है एंड इस साल का जो सीयूटी के पेपर को हमने एनालाइज करा है उसके बिहार पे मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो वीडियो को टिल एंड तक देखिएगा आप। तो देखिए, अब बात करते हैं, देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या करा जाता है, डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम का पैटर्न का लेवल क्या होता है, डिफरेंट होता है। कहीं पे हार्ड आता है, ठीक है, कहीं पे क्या आता है, टफ आता है। तो अगर ये पेपर के जो पैटर्न होता है बेसिकली, अगर उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है कि हार्ड वाले दिन, अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट का पेपर है, तो देखिए मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो मान लीजिए कोई बच्चा इतने सारे शिफ्टों में 13 मई से लेकर 6 जून तक आपका एग्जाम हो, जिसमें भी 3 जून के बाद आपका क्या ना रिकंडक्ट अकाउंटेंसी का पेपर कराएगा। तो इन दिनों में हो सकता है कि कुछ दिन तक क्या हुआ कि मैथमेटिक्स का पेपर इजी आया हो और कुछ दिन मैथमेटिक्स का पेपर हार्ड आया हो। तो जिस दिन पेपर इजी आया हो, ऑब्वियसली बात है कि वहां पे ज्यादातर बच्चों ने क्या करा हो, हाई ही स्कोर करा हो सकता है कि आपने कम करा हो, उसकी बात अलग है। लेकिन अगर उस दिन पेपर इजी आए तो ज्यादातर बच्चों ने डिफरेंट सेंटर पे अक्रॉस इंडिया क्या करा हो, हाई स्कोर करा हो। वहीं जिस दिन क्या नाम है हार्ड पेपर आया तो बच्चा उतनी ही मेहनत कर रहा है, उतनी ही पढ़ाई करके गया, लेकिन उस दिन क्या कर पाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा कितना भी स्कोर करे उस लेवल का स्कोर नहीं कर पाएगा। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए कोई किसी बच्चे ने 250 में से इन मैथमेटिक्स इजी वाले दिन, ठीक है, 130 हाई स्कोर करा, तो ये मान लिया जाएगा कि उस शिफ्ट का सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 130। सिमिलरली हार्ड वाली शिफ्ट में देखा जाएगा कि एक बच्चे ने हाईएस्ट मार्क्स अक्रॉस इंडिया सेम पेपर पैटर्न के साथ क्या करा है, 180 स्कोर करा है। तो देखा जाएगा कि 250 का, ठीक है, 250 में से कितना करा है, 180 आपका स्कोर करा है, और इधर 250 में से कितना स्कोर करा है, 230 स्कोर करा है। तो 180 को 230 के बराबर लेके आया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 230 वाले को 180 के बराबर, नहीं, 180 को 230 वाले के बराबर लेके आया जाएगा एंड जो आपका 180 में कितना ऐड करा जाए 230 होगा। तो इसी तरीके से क्या किया जाएगा, हर एक बच्चे का हार्ड वाले शिफ्ट में उतने मार्क्स को एडिशन कर दिया जाएगा। ये ओवरऑल रफ आइडिया मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जो कि एनटीए, सीयूटी, पीजी, यूजी, नीट, जेई जैसे एग्जाम में क्या करता है, इस्तेमाल करता है फॉर नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर से होता है, ज्यादा फर्क आपको देखने को मिलता है जब आपके एग्जाम पैटर्न में डिफिकल्टी लेवल अलग अलग। अगर इन केस आपका अक्रॉस का पूरा एग्जामिनेशन, जब तक आपका एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है, आपका क्या हुआ कि एग्जामिनेशन पैटर्न में उतना फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला। कैसे, एक सब्जेक्ट है जो कि इजी आया, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इजी आया, तो इजी आया तो अक्रॉस 13 मई से लेके आपका 3 जून 6 जून तक क्या हुआ, पेपर इजी ही आया। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि भाई मेरा अकाउंटेंसी का एग्जाम था और अक्रॉस वो 13 मई से लेते हुए 3 जून या फिर आपका 6 जून तक क्या हुआ, हार्ड ही आया, तो ध्यान से देखो कि इसका पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया। किसका पैटर्न का डिफिकल्टी लेवल चेंज नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि अक्रॉस पूरे के पूरे सीयूटी एग्जामिनेशन पेपर क्या हुआ, हार्ड ही आया। तो हार्ड आया है वो सब बच्चों के लिए हार्ड आया, तो अगर उसमें स्कोर भी जाएगा तो किसी बच्चे ने 250 में से किसी दिन क्या नाम है 180 स्कोर करा, किसी बच्चे ने 150 स्कोर करा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कराया जाएगा, ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा, बहुत लंबा चौड़ा 10-15 5 नंबर का फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ना ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे ना ही मार्क्स आपके घटने का चांस होता है। इसका बेसिक सिंपल फंडा ही होता है कि एग्जाम पैटर्न के लेवल में कोई चेंज नहीं होता, भले आपके मार्क्स
कितने भी कम दिखा रहे हो, अगर आपके मैं इन केस एग्जांपल में ले चलूं कि आपके 250 में से हाईएस्ट मार्क्स अकाउंटेंसी में 150 आ रहा है, ठीक है, वहीं किसी दूसरे सब्जेक्ट में इंग्लिश में आपका 250 में से हाईएस्ट मार्क्स एक बच्चे का 140 आ रहा है और 240 आ रहा है, तो इंग्लिश का कंपैरिजन अकाउंटेंसी के साथ बिल्कुल नहीं करा जाएगा, ठीक है। इसका ये मार्क्स कंसीडर करा जाएगा, उसका वो मार्क्स कंसीडर करा जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज का फायदा कहाँ होगा? इस चीज का फायदा होगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते समय। ऐसी यूनिवर्सिटी से जहां पे सिर्फ अकाउंटेंसी के बेस पे वो कोर्स मिल रहा है, या फिर उस कोर्स की कंडीशन है कि बच्चा सिर्फ जिसके पास अकाउंटेंसी है वही बच्चा क्या कर सकता है, इस कोर्स को ऑप्ट कर सकता है, तब उस बच्चे के लिए फायदा होगा कि देखो बच्चा मेरे भी कम है और बाकी जितने भी सारे बच्चे हैं सबके ही मार्क्स कम है, तो ओवरऑल बच्चे क्या करेंगे, वहां पे हाई स्कोर नहीं कर पाएंगे। अगर वही होता है कि आप कोई ऐसे कोर्स को टारगेट कर रहे हो जिसमें अकाउंटेंसी के बदले आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हो और उसमें हाई स्कोर है, बच्चे के पास ऑप्शन है, तो एक बच्चा अगर अकाउंटेंसी के साथ जाएगा तो उसका जो टोटल रॉ स्कोर है, जो कि आपका 1000 में से बने या 750 में से बने, वो कम होगा। वहीं कोई बच्चा एक ऐसे सब्जेक्ट के साथ जा रहा है, ठीक है, जिसमें उसने तीनों डोमेन में अच्छा स्कोर करा है क्योंकि वो ईजी आ रहा था, तो ऑब्वियसली बात है कि उसका 1000 में से या 750 में से क्या हुआ, स्कोर ज्यादा आएगा। और यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं देखा जाएगा एडमिशन देते समय कि उस बच्चे के पास अकाउंटेंसी थी, अकाउंटेंसी का पेपर हार्ड आया था, चलो उसको थोड़ा रिलैक्सेशन देते, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया कि नॉर्मलाइजेशन बेसिकली वर्क कैसे करता है। अगर एग्जामिनेशन पैटर्न में आपको फर्क दिखा इन पूरे ड्यूरेशन में, ठीक है, तो उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट दिखेगा। अगर कोई फर्क नहीं दिखा तो नॉर्मलाइजेशन का कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। आपका अगर कम स्कोर है तो वो कम ही रहेगा, अगर आपका ज्यादा स्कोर है तो वो ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का, अगर उसी तरीके से कोई एग्जाम क्या नाम है इजी सारे टाइम इजी आया और वहां पर हर बच्चों ने सबने हाई स्कोर करा, उसमें भी आपको कोई फर्क नहीं दिखा क्योंकि पैटर्न ही चेंज नहीं हुआ, हर टाइम हर रोज क्या हुआ, एग्जाम इजी ही आया, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि किसी दिन इजी आया किसी दिन हार्ड आया, तो फ्लक्चुएशन ही नहीं हुआ, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन हो गई ना। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन योर अभी जो आपने कैलकुलेट कर रखा है, इसी को एक अंतिम सत्य मान के चलिए आपके मार्क्स का। इन रियलिटी कोई बच्चा क्या बहुत लोग आके कहेंगे कि नॉर्मलाइजेशन से फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपका 50 नंबर बढ़ सकता है, मैक्स टू मैक्स मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा भी नहीं जा सकता है, मैक्स टू मैक्स 50, और मेरे ख्याल से 20 से भी ज्यादा आपका नंबर बढ़ेगा नहीं, ठीक है। और घटने की बात करेंगे तो 20, 30, 40 नंबर घट भी सकते हैं, और ज्यादातर चांस होता है नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटने का। अब किन किन सब्जेक्ट में ज्यादातर चांस है घटने का मैं आपको वो बता देता हूँ। उसके बिहार पे आप बेसिकली आपको करना क्या है, तो आप जान लीजिए कैसे कैसे। देखिए जो आपके ये सब्जेक्ट है, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज, आपका साइकोलॉजी, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन, और इसके अलावा भी जो भी थोड़े बहुत डोमेन हैं जो कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, उनको इजी क्राइटेरिया में डालिए। अब इसका अक्रॉस सीयूटी जो आपका एग्जाम आया था, आपका जितना भी 1 महीना जो सीयूटी का एग्जाम करा, उसमें इजी ही आपका क्या नाम है कंडक्ट कराया गया, तो इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का उतना कोई फर्क दिखेगा नहीं। जिस बच्चे ने जितना स्कोर करा उतना ही मान के चलो, बढ़ने की उम्मीद तो भूल जाओ कि यहाँ पे आपका क्या होगा, मार्क्स बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका मार्क्स घट जाए, तो घटेगा भी कितना, लगभग 20 से लेकर 30 मार्क्स आपके क्या होंगे, यहाँ पे घट सकते हैं। बढ़ने की उम्मीद भूल जाओ कि यहाँ पे आपके मार्क्स घटेंगे। इजी टू मॉडरेट जैसे कि हिंदी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इसमें भी क्या है कि इसमें पैटर्न में आपका फर्क दिखेगा कि इजी है और मॉडरेट है। तो अगर आपका एग्जाम इजी वाले शिफ्ट में पढ़ा था, अगर आपने उस दिन का पेपर एनालिसिस देखा था, ठीक है, तो अगर आपका एग्जाम इजी वाले दिन पढ़ा था तो ऑब्वियसली बात है कि अब आपका जो रॉ स्कोर है वो घटेगा, ठीक है। और आपका एग्जाम अगर मॉडरेट वाले दिन पढ़ा था तो रॉ स्कोर क्या करेगा, आपका बढ़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आप से एक सवाल करिए कि जिस दिन मैंने ये एग्जाम दिया था इन सब्जेक्टों का, उस दिन वो पेपर इजी आया था कि हार्ड आया था, इसका पेपर एनालिसिस आपने देखा था कि नहीं देखा था, वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें उम्मीद है कि आपके मार्क्स क्या नाम है थोड़े बहुत बढ़ भी जाए, 20 से 30, ठीक है, और 20 से 30 आपके क्या नाम है घट भी जाए, तो इसमें दोनों की उम्मीद आपके पास। अब बात करते हैं मॉडरेट। तो ये जो आपका एग्जाम है मॉडरेट आया था, इसका मतलब ज्यादा फ्लक्चुएशन दिखी नहीं थी, फिर भी आपकी उम्मीद है कि इसमें 20 से 30 आपके मार्क्स बढ़ेंगे, घटने की उम्मीद कम है कि यहाँ पे आपके मार्क्स घट सकते हैं। तो 20 से 30 आप मान लीजिए इनकेस आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो टोटल रॉ स्कोर है वो इंक्रीज करेगा। घटने की उम्मीद कम है कि कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी में कम, मतलब आपके मार्क्स घटेंगे ना। अगर हम बात करते हैं मॉडरेट टू हार्ड, देखिए फिजिक्स क्या आया था, मॉडरेट टू हार्ड आया था, तो जिस दिन मैं कहूंगा कि शिफ्ट आपकी हार्ड थी, ठीक है, तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि आपका 30 से 40 या 50 नंबर तक क्या कर सकता है, आपका इंक्रीज कर सकता है। वहीं जिस दिन आपका मॉडरेट आया था तो आपका 10 से 20 नंबर क्या हो सकता है, आपका और कम हो सकता है फिजिक्स में, इजिली आराम से हो जाएगा, ठीक है। हार्ड की बात करेंगे तो केमिस्ट्री बहुत हार्ड आया था, अकाउंटेंसी बहुत हार्ड आया था, और मैथमेटिक्स बहुत आसान मतलब हार्ड आया था, जनरल टेस्ट भी हार्ड आया था। तो यहाँ पे क्या था, ये पैटर्न हार्ड आया था, और इसमें भी आपकी उम्मीद ये है कि मार्क्स आपके बढ़ेंगे, घटने की उम्मीद नहीं है कि आपके मार्क्स घटेंगे। अब डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये आपके लिए हेल्पफुल क्यों है, तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए जानने के लिए, सिंपल सी चीज मैं अगर आपको बताऊं, अगर कोई बच्चा उसके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स यानी पीसीएम है, ठीक है, तो अगर कोई बच्चा स्ट्रीम चेंज करने की कोशिश कर रहा है, वो कोई ऐसे सब्जेक्ट लेना चाह रहा है जिसके लिए हर एक बच्चा अप्लाई कर सकता है, सिर्फ पीसीएम वाला ही जरूरी नहीं है, तब उस केस में दिक्कत होगा उस बच्चे को एडमिशन लेने में, क्योंकि पीसीएम का ओवरऑल जो टोटल स्कोर होगा वो कम ही होगा। भले ठीक है, भले इस बच्चे ने उतनी ही मेहनत, उतना ही हार्डवर्क सब कुछ कराओ, लेकिन अगर कोई दूसरा डोमेन सब्जेक्ट ले ले, जैसे कि इनमें से कोई चीज मिला ले, ठीक है, तो ओवरऑल कम ही आएगा। तो यहाँ पे आपको पीसीएम वाले स्टूडेंट को स्ट्रगल करना पड़ेगा कोई दूसरी स्ट्रीम का कोर्स लेने में, ठीक है। तो हेल्पफुल कहाँ पे, हेल्पफुल यहाँ पे कि ऐसे सब्जेक्ट
ऐसे कोर्सेज को चुनना जिसके लिए सिर्फ पीसीएम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ओवरऑल जितने भी पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं इस सीयूटी के एग्जामिनेशन में सबने कम ही स्कोर करा है, तो कम ही स्कोर करा है तो ऑब्वियसली बात है कि पीसीएम की कट ऑफ कम ही जाएगी हर एक यूनिवर्सिटी में हर एक कोर्स के लिए। आ रही है बात समझ में? तो पीसीएम वाले के लिए ये फायदा। दूसरा इस बार ये फायदा है कि किसी बच्चे ने अकाउंट मैथमेटिक्स हार्ड आया और अकाउंटेंसी भी हार्ड आया। पिछली बार ऐसा नहीं होता था, सिर्फ मैथमेटिक्स ही हार्ड आता था और पीसीएम का स्कोर हमेशा, पीसीएम का जो सब्जेक्ट है वो हमेशा ही हार्ड आता है। बात करते हैं अकाउंटेंसी भी इस बार हार्ड आया, तो जो आपका बीकॉम ऑनर्स है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो जिसके लिए मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी दोनों वाला आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर मैथमेटिक्स से जाना चाहे या फिर अकाउंटेंसी से जाना चाहे तो आराम से उसको कॉमर्स मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट हार्ड आए थे एंड ओवरऑल बच्चों ने क्या करा था, दोनों में स्कोर कम करा था। हाँ, यहाँ फर्क देखने को मिलेगा कि अगर कोई बच्चा ये कहे कि भैया मैं साइंस से हूँ और मेरे को बीकॉम ऑनर्स चाहिए, तो मैथमेटिक्स एज अ डोमेन, इंग्लिश एज अ डोमेन, ठीक है, एंड देन उसके बाद वो फिजिक्स रखेगा, केमिस्ट्री रखेगा, ये उसके 4 सब्जेक्ट का हो गया। वहीं अगर कोई बच्चा के कॉमर्स का कि भैया मैं इंग्लिश रख लेता हूँ और अकाउंटेंसी रख लेता हूँ एंड देन साथ के साथ में क्या रख लेता हूँ आपका साथ के साथ में अपना बिजनेस स्टडी रख लेता हूँ, ठीक है, आपका बिजनेस स्टडी हो गया एंड उसके साथ आप क्या रख सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स रख सकते हो। तो ध्यान से देखिए, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, सिंपल सी बात है भैया, केमिस्ट्री में कम स्कोर गया है, ठीक है, फिजिक्स और बिजनेस स्टडी कम स्कोर है, इन दोनों का मान लेते हैं कि अक्रॉस द सेम स्कोर आया, लेकिन फिर भी ये वाला जो कॉम्बिनेशन होगा ये एडमिशन दिलाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो साइंस वाले बच्चे अगर स्ट्रीम चेंज करें तो स्ट्रगल कर रहे होंगे, ऐसे कोर्सेज को टारगेट करें, इसके लिए कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी जा सकता है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसके मार्क्स ज्यादा होंगे आपसे, ठीक है, उसको एडमिशन पहले मिला जाएगा, ठीक है, या फिर अच्छे कॉलेज में उसको उस सेम कोर्स के साथ एडमिशन मिलेगा, आपको सेम कोर्स के साथ क्या हो, डाउनग्रेड कॉलेज में एडमिशन मिल रहा हो या डाउनग्रेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा हो। ऐसे बच्चे, ठीक है, ऐसे कोर्सेज जिसमें आर्ट्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां पे कॉमर्स वाले बच्चों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, साइंस वाले बच्चों को और भी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आपको टॉप के आर्ट्स कोर्सेज नहीं मिलेंगे, जैसे ऑनर्स के बीए प्रोग्राम आपको मिल रहा होगा, या फिर आपको अगर ऑनर्स मिल भी रहा है तो आपको टॉप के कॉलेज नहीं मिल रहे होंगे या टॉप की यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। तो ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। अब कोई बच्चा ये कहे कि भैया पीसीएम के मार्क्स बढ़ेंगे, मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि पीसीएम के मार्क्स में ज्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, बढ़ा तो ठीक है, तो बढ़ेगा तो ज्यादा कुछ नहीं बढ़ेगा और घटेगा तो भी ज्यादा कुछ घटेगा नहीं, आपका 10 से 15 नंबर बढ़ सकता है, 10 से 15 नंबर घटेगा, ठीक है। फायदा यही है, आप ऐसे सब्जेक्ट को टारगेट करें जिसके लिए सिर्फ पीसीएम की रिक्वायरमेंट है। पीसीबी में क्या है कि भाई बायोलॉजी में क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो हार्ड है, बायोलॉजी क्या है यहाँ पे आपके इजी आई है, तो यहाँ पे ऐसे कॉम्बिनेशन चूज करिए जहाँ पे बायोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे क्या नाम है आपका इजीली एडमिशन हो रहा होगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो हार्ड ही है। हाँ, जहाँ पे अगर बात करें बीएचयू की, बीएचयू में अगर हम बात करेंगे तो बच्चे के पास अगर क्या है बायोलॉजी और ये वाला कॉम्बिनेशन है पीसीए, एग्रीकल्चर लेना चाहता है, तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले एडमिशन इसको मिलेगा, देन इसको। क्यों? क्योंकि इसके मार्क्स ज्यादा है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो सब में हार्ड है, लेकिन एग्रीकल्चर इजी है, बायोलॉजी थोड़ा सा हार्ड आया था एग्रीकल्चर से, और मैथमेटिक्स और भी हार्ड आया था। तो ओवरऑल, ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर यही होगा कि सबसे पहले इसको एडमिशन मिलेगा एंड देन इसके बाद इसको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको साइंस स्टूडेंट को बता दिया, कॉमर्स स्टूडेंट को भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कि ऐसे सब्जेक्ट को टारगेट करिए जिसमें अकाउंटेंसी मांग रहा हो, बिजनेस स्टडी मांग रहा हो, इकोनॉमिक्स मांग रहा हो, ठीक है, कंपलसरी ये सब्जेक्ट हो, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट कंपलसरी है तो आपको ऑब्वियसली बात है कि वहां पे आपका चांस होगा, आपका एडमिशन हो रहा है, क्योंकि आर्ट्स वाला बच्चा वहां पे आ नहीं सकता, और साइंस वाले बच्चे के पास अगर मैथमेटिक्स अगर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो भी हार्ड है, और फिजिक्स केमिस्ट्री तो उनके लिए हार्ड आया ही है, तो वो आपके कॉम्पिटिटर नहीं बन पाएंगे। आपका कॉम्पिटिशन आपके ही कैटेगरी के बच्चों के साथ हो रहा होगा, जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे कॉमर्स स्ट्रीम में, हर एक सब्जेक्ट को मिलाते हुए, आपका आपका इंग्लिश, आपका अकाउंटेंसी एंड देन आपका क्या नाम है बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट को मिलाते हुए, या फिर किसी बच्चे ने फिजिकल एजुकेशन का आपके पास ऑप्शन ले रखा है, तो ओवरऑल मिलाते हुए जिसके भी कॉमर्स स्ट्रीम में ज्यादा मार्क्स होंगे उसको वो कोर्स पहले मिल रहा होगा, या फिर वो अच्छा कॉलेज में सेम कोर्स के साथ पढ़ रहा होगा। बीए की बात करेंगे तो देखिए, जो जितने भी बीए वाले हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपके मार्क्स घटेंगे, ठीक है, और आपके पास एक एज है कि आपके सबके मार्क्स क्या आएंगे, ओवरऑल ज्यादा आएंगे, तो साइंस वाला बच्चा जल्दी आ नहीं सकता, कॉमर्स वाला बच्चा जल्दी आ नहीं सकता, तो आप ऐसे कोर्सेज को टारगेट करके चल रहे हैं जिसके लिए कोई कंडीशन नहीं है मैथमेटिक्स अकाउंटेंसी की, ठीक है। तो इसलिए बात है कि आपको वहां आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, एज कंपेरिजन टू कॉमर्स सिस्टम, एज कंपेरिजन टू साइंस सिस्टम, तो आपका एडमिशन वहां पे हो रहा होगा। तो ओवरऑल मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि बच्चा लोग, अब जो आपका मार्क्स आ रहा है उसको एक अंतिम सत्य मानिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकता है तो 20 से 30 मार्क्स बढ़ सकता है, लेकिन घटने का चांस ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा घटेगा ही, ठीक है। तो एक बच्चे की सिंपल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि भैया मार्क्स बढ़ रहा है, उसके हिसाब से मेरे को नहीं सोचना कितना बढ़ेगा, वो मेरे लिए बेनिफिट है, लेकिन अभी जो मार्क्स मेरा कैलकुलेट हो रहा है उसके बेस पे मेरे को कौन कौन से कोर्स मिल सकते हैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। अगर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के हिसाब से मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज है जिसको मैं रख सकता हूँ, जिसमें मेरे को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ताकि एज अ बैकअप मेरा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। क्या पता जो यूनिवर्सिटी आप टारगेट करके चलो उसमें एडमिशन हुई ना आपके मार्क्स के हिसाब से, तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। और इस
ठीक है, और आपको ड्रॉप लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीयूटी कोई बहुत लंबा चौड़ा बड़ा चौड़ा एग्जाम नहीं है कि आपका करियर बहुत अच्छा बन जाएगा इसके बाद स्ट्रगल है लाइफ में, बहुत अच्छा खासा स्ट्रगल है। आगे आपको फर्दर पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, आपको एमए करना पड़ेगा, आपको एमकॉम करना पड़ेगा, आपको एमबीए करना पड़ेगा, आपको एमएससी करना पड़ेगा, तब जाके कुछ जाके आपका अच्छा करियर बनेगा। कोई आप बीटेक नहीं कर रहे आईआईटी से, कोई आप डॉक्टर एमबीबीएस नहीं कर रहे, आप नीट सफदरजंग और एम्स जैसे कॉलेजेस से, तो आपके करियर में उतना ज्यादा चेंजेस नहीं ला रहा होगा सीयूटी। हाँ, एक साल आप बचा लेंगे तो आप खुद अपने करियर में चेंज ला रहे होंगे। एक साल का, एक साल अच्छा हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, अभी के हिसाब से मत सोचिए कि एक साल में क्या ही बिगड़ जाएगा भैया। अरे इस हिसाब से सोचो कि मान लो किसी दिन आप एक साल की आपकी सैलरी है 10 लाख रुपए, ठीक है, और आप अगर एक साल पीछे चलते हैं तो वो 10 लाख रुपए का नुकसान कर रहे हो आप। समझ में आ रहा है आपको? और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गैप ईयर लगाना। गैप ईयर का आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। हर सेक्टर में जाओ, आप जॉब लेने जाओगे, आपको बताना पड़ेगा गैप ईयर क्यों लिया था, क्या रीजन था। ठीक है बच्चे लोग, इन लास्ट में समरी में यही बताना चाहूँ तो मार्क्स आपके बढ़ेंगे नहीं, जो मार्क्स कैलकुलेट करा उसको मानिए। बढ़े तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है कम मार्क्स करके चलिए कि 20 मार्क्स कम, ठीक है, 20 से 30 मार्क्स आप टोटल में से कम करके जरूर चलिएगा, ठीक है। और बच्चा क्या कर रहा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं कर रहा, बेटा नेगेटिव मार्किंग करके टोटल स्कोर निकालो। जो क्वेश्चन गलत करे उसका -1 भी करो, जो भी करेक्ट हुआ है, ठीक है, तब जाकर जो टोटल स्कोर आएगा उसको एक अंतिम सत्य मानो। उसी के बेस पे क्या करो, यूनिवर्सिटीज टारगेट करो। अगर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए वो मार्क्स इनफ है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, फिर कोर्स चूज करो। अगर वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए मार्क्स इनफ नहीं है, 2-3 यूनिवर्सिटी बैकअप में रखो एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। और स्मार्टली काम करोगे तो आपको एक साल का ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं ना कहीं आप अच्छे कोर्स के साथ लैंड कर रहोगे। कोर्स इज इंपॉर्टेंट, कॉलेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट अभी के टाइम पे आपके लिए कोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोर्स ही डिसाइड करोगे आपका आने वाला करियर का। अगर आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, कोर्सेज के बारे में नहीं जानते, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, चैनल पे जाइएगा, आर्ट्स के, साइंस की और कॉमर्स की सबके क्या नाम है अच्छे कोर्सेज जिनकी फ्यूचर में डिमांड है, क्या क्या आपको 4 साल फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस वहां मिल जाएगा, उसको देखिएगा, ठीक है। और फर्दर कोई डाउट, ठीक है, एंड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने सारी यूनिवर्सिटीज, सिर्फ सेंट्रल और सिर्फ टॉप 10-20 नहीं, जितनी भी यूनिवर्सिटी सीयूटी में पार्टिसिपेट करिए, सेंट्रल हो, डीन हो, और क्या नाम है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज, आई थिंक सेंट्रल यूनिवर्सिटी 49 है, डीन यूनिवर्सिटीज 30 है, एंड स्टेट यूनिवर्सिटी भी 29 के करीब करीब। इन सारी यूनिवर्सिटीज को मैंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांट दिया कि कौन टॉप है, ठीक है, कौन मॉडरेट है, कौन एवरेज है, कौन गुड यूनिवर्सिटीज है। उसके अलावा हर एक स्टेट में भी क्लासीफाई कर दिया है, तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि स्टेट को ध्यान में रखते हुए टॉप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। अगर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो भी टॉप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें, कुछ ऐसा ऑर्डर होना चाहिए। वो वीडियो जाकर जरूर देखेगा, वहां पे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसी वीडियो में सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग चल रही है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अभी बच्चे, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, अगर आप मेरी 2-3 वीडियो और देखते हैं एंड आपको लगता है कि कुछ इन डेप्थ नॉलेज मिल रही है, या भैया कुछ अलग तरीके से कुछ अच्छी नॉलेज आपको बता रहे हैं, और आपको ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि भैया के पर्सनल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एक बार भैया पर्सनली गाइड कर देंगे तो मेरा आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। ये 4 साल ग्रेजुएशन का, उसके बाद की भी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो हमारी एक पेड काउंसलिंग भी चलती है, ठीक है, और उस पेड काउंसलिंग में आपको मेरा नंबर मिलता है पर्सनल, जिस पे आपको कभी भी किसी वक्त आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर होता है जहाँ पे आपके सीनियर्स है, ग्रुप है, क्रिएटेड है, एंड सारी की सारी आपकी हेल्प होती रहेगी उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके एडमिशन लेने में। एंड एडमिशन हो जाएगा तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सारी हेल्प होती रहेगी जब तक आपका यूजी डिग्री खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। और आपको पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट मिल रही होगी, ठीक है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करियर गाइडेंस मिला होगा, आपके अकॉर्डिंग मार्क्स के हिसाब से आपको ये पता चला होगा कि आपको किस यूनिवर्सिटीज में अक्रॉस पूरी इंडिया में आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल रहा है। वो सारी की सारी लिस्ट आपसे खुद बात करके मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करें तो आपको पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट होगी, कोई एक्सेल की तरह प्रेफरेंस नहीं, आपसे बात करी जाएगी, आपका करियर डिसाइड करा जाएगा, आपके फ्यूचर गोल देखे जाएंगे, देन उसके बिहाफ पे एक अच्छी सी प्रेफरेंस डिसाइड करी जाएगी, ठीक है, कि आपकी क्या बनाई जाए। उसके बाद कोई भी प्रेफरेंस में चेंजेस हो आप उसको चेंजेस करा सकते हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। तो इतनी सारी हेल्प आपको मिल रही है, आपको लग रहा होगा कि इसका कोई हाई फाई चार्ज होगा, जैसे कि लोग चार्ज करें 1000 रुपए, 700 रुपए, 300 रुपए, ठीक है, कोई ऐसा चार्ज नहीं है मेरी है, ठीक है। एज अ टीचर होने के नाते हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे ऑफलाइन में स्टूडेंट की हेल्प करे और ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ भी सिमिलर, क्योंकि बच्चा कहीं पे भी हो है तो बच्चा ही ना, ठीक है, वो पैसे उतने कहाँ से लेके आएगा। तो कोई बच्चा शहर का हो, गाँव का हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी वर्क का हो, सरकारी स्कूल का, प्राइवेट स्कूल का हो, उसको पैसे को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसका प्राइस बहुत मिनिमम प्राइस है। कितना प्राइस है? 149। ये 149 है, वन टाइम पेमेंट है, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए नहीं, अक्रॉस जितने भी आपके 250 प्लस यूनिवर्सिटीज आप सबकी काउंसलिंग इस 149 में ही करा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इस 149 में आप कितनी भी 800 प्लस प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बनवा सकते हैं, ठीक है। आप 100 प्लस कोर्सेज के लिए आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं, गाइड ले सकते हैं, और बहुत कुछ मिल रहा होगा। और ये वन टाइम पेमेंट है, ये जब तक आपका रहेगा, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, चाहे आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जब भी हो जाए, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपको कहीं ना कहीं इस साल कंफर्म एडमिशन दिला दे, आपको ड्रॉप की जरूरत ना पड़े।
तो देखिए जितना हमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, ठीक है, हमने जो 3-4 सालों से एक्सपीरियंस गेन्स करा है एज कंपेयर टू बाकी अदर, ये स्कीम आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप 149 पेमेंट करिए, अगर आपका इस 149 में आपका एडमिशन नहीं होता है तो अगले साल की जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको सिंगल 1 रुपया देने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपका हो जाए, लेकिन अगर आप किसी भी हाल में नहीं करा पाते हैं तो ये जो आपका 149 है आपका अगले साल आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है, आपकी अगले साल फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग हो रही होगी। और ये अगले साल भी आपका ऐसे रहेगा, इसमें आपको कैसे सीयूटी का एग्जाम दोबारा क्रैक करना, सारी गाइडेंस आपको मिलेगी खुद मेरे से बात करके। तो आपको इतनी गारंटी आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। अगर और डिटेल जाननी है कमेंट बॉक्स में एक नंबर पिन कर देता हूँ, वहाँ पे व्हाट्सएप पे हाई भेजिए या मेरे को कॉल कर लीजिए, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। चैनल पे कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए, बेल आइकन को हिट रखिए, क्योंकि ऐसी और इन्फॉर्मेशन आपको इन फ्यूचर मिलने वाली है, ठीक है। इन डेप्थ नॉलेज होगी, कोई छोटी मोटी अपडेट्स को लेकर नहीं, सारी जानकारी आपको दी जाएगी अच्छे से, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहे, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रवीण भैया इधर बैठे हैं, आपका एडमिशन कंफर्म करा के जाएंगे, ठीक है, इस साल। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।